नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपका अवसर में। और मैं हूं आपके साथ कंचन। आपका अवसर में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से, ऐसे होनहार लोगों से जो लगातार कई जिम्मेदारियों को संभालते हैं। हम आपको मिलवाते हैं ऐसे बड़े अधिकारियों से जो लगातार जनता और सरकार को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। तो चलिए, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं गुरुग्राम के सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव जी से। मिलकर उनका स्वागत करते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी, बिल्कुल, अपने इस खास कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ, जो कि आप 25 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं, लगातार कई चुनौतियों का सामना करते हुए आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये जो 25 सालों का सफर रहा, ये कैसा सफर रहा? बिल्कुल, 25 साल ऑलमोस्ट अभी सितंबर में कंप्लीट हो जाएंगे मुझे। और मैंने अपनी जो डॉक्टरी की अगर मैं शुरुआत करूं तो पढ़ाई जो है मैं हरियाणा के जिसको कहना चाहिए भिवानी ज़िला जो है उसके एक गांव बीरन से मैं बिलोंग करता हूं। और वहीं मेरी स्कूल की पढ़ाई शुरू हुई और उसके बाद मैंने फरीदाबाद के जो सरकारी कॉलेज था उससे मैंने अपना 10+2 करने के बाद मैंने मेडिकल कॉलेज रोहतक से MBBS और MD मेडिसिन किया। और उसके बाद मैंने कार्डियोलॉजी जो है वो दिल्ली नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट से की। ये तो मेरी जो है अगर मैं कहूँ एजुकेशनल या शैक्षिक योग्यता जो थी वो थी। और शुरुआत एक मेडिकल ऑफिसर से की और आज यहाँ तक मैं CMO के लेवल पर पहुँचा हूँ। बिल्कुल, जब मेडिकल ऑफिसर के तौर पर हमने शुरुआत की थी उस वक़्त एक ऐसा वक्त था जब पोलियो संभवतः एक एलिमिनेशन के लिए हम कोशिश करी जा रही थी और लगातार पोलियो टीकाकरण का कार्यक्रम जो है अपने पूरे जोर पर था। तो और अब देखते देखते एक ऐसा वक्त भी आया जब हमने पोलियो को एक तरह से एलिमिनेट किया और उसी टाइम पर ऑलमोस्ट कोविड का जो प्रकोप आया। तो MO से CMO के लेवल पर दोनों चीज़ें अगर वो कही जाएं तो वो एक्सपीरियंस तो काम आते रहते हैं। चैलेंजेस हमेशा रहे, सरकारी स्कूल में पढ़ना, सरकारी कॉलेजेस में पढ़ना, वो अपने आप में घर में जिस तरह से भी कोशिश की। पिताजी हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर थे, वो भी एक काफ़ी समय तक, काफ़ी सालों तक, बल्कि लगातार, मुझे अच्छे से याद है 14 साल तक कंजेक्टिव जिसको कहूँ लगातार वो बेस्ट ऑफिसर ऑफ दी स्टेट जो है वो डिक्लेयर किए गए, बल्कि उनको मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात के लिए अवार्ड भी मिला। और देखते देखते ये सारी चीज़ें उनका टाइम संभवतः उतना नहीं दे पाते थे, लेकिन जो उन्होंने हमें सिखाया या समझाया उसकी वजह से ही आज ये हुआ कि संभवतः मुझे जब गुड गवर्नेंस अवार्ड मिला तो मुझे वो बात याद आई कि उनके साथ साथ मुझे भी, यानी हम दोनों को कहा जाए, पिता और पुत्र को दोनों को मुख्यमंत्री की तरफ से प्रोत्साहन या सराहनीय जो है वो अवार्ड मिला। चैलेंजेस जो और भी इसमें रहे, जब मैं कार्डियोलॉजी करके आया तो पहला सुपर स्पेशलिस्ट था अपने इसको कहना चाहिए सर्विसेज में या विभाग में। तो उस वक़्त एस्टेब्लिश करने के लिए मैंने सिविल अस्पताल फरीदाबाद में BK हॉस्पिटल में एस्टेब्लिश करने के लिए जब मैंने कोशिश की तो डेफिनेटली मेरे जो उस वक़्त के अतिरिक्त या कहूँ ACS कहूँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने हमें बहुत हेल्प की। और पहला जो है कार्डियक सेंटर हमने वहाँ पर स्टार्ट किया, नॉन इन्वेजिव कार्डियक सेंटर, जो 10 साल सर्विसेज मैंने वहाँ दी। उसके बाद अलग अलग ज़िलों में मैं रहा। हर ज़िले की अपनी एक समस्या या वो कहूँ चैलेंज होते हैं। जैसे दादरी को एस्टेब्लिश करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। नया डिस्ट्रिक्ट में मुझे वो कहा गया तो वहाँ पर भी सारे हेल्थ विभाग को और ऑफिसेज को एस्टेब्लिश करना, फिर नू जो कि एस्पिरेशनल या मेवात डिस्ट्रिक्ट में काम करना, और फिर वहाँ सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस आना। तो और उसके बाद गुड़गांव का सफ़र तो संभवतः सबसे चैलेंजिंग रहा ही है। लेकिन समस्याएं और चैलेंज तो आते हैं और इन्हीं को ओवरपावर करना ही एक जिसको होना चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति हो या दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तभी हम ये सब कुछ कर पाते हैं। और इसमें चैलेंजेस के साथ साथ एक बात मैं कहूँगा,
जो सहयोग, और जैसा आप जानते हैं सभी का सहयोग लेके चलना, ना केवल अपने राजनीतिक या बल्कि अपने अधिकारी साथियों या जो सीनियर अधिकारी हैं उनका या आम जन का, सभी का सहयोग लेना और इसको एक पटरी पर बैठाना बहुत ज़रूरी था। और ये समन्वय जिसको कहना चाहिए किया, तभी संभवतः ये सारे चैलेंजेस पार करके और लगातार इतने सर्विसेज करने के बाद आज इस मुकाम पर पहुँचे। बिल्कुल। तो सफ़र तो इस तरह से रहा, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि जब आपने शुरुआत की तो सबसे पहले कार्डियोलॉजी जो थे वह आप ही थे, तो उस वक्त तो चुनौतियां बहुत ज़्यादा होंगी, तो किस तरह से चुनौतियों का सामना कर रहे थे? एक वक्त ऐसा था, मैं अगर आपको बात कहूँ तो कोई किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि सिविल हॉस्पिटल के लेवल पर आप इको, टीएमटी, होल्टर, एबीपी, ये सब चीज़ें, और वो भी 2007, 8 और 9 के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जब पीपीपी का कोई सिस्टम इंडिया में या नहीं भी था। संभवतः उस वक्त ये सिस्टम गुजरात में भी नहीं था, जहाँ से पीपीपी मॉडल हेल्थ सर्विसेज में या अन्य सर्विसेज में माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने शुरुआत की थी। हरियाणा में भी ये सारे मॉडल्स जो हैं 13, 14 या 15 के बाद आए हैं अगर पीपी की मैं बात करूँ तो। और चैलेंजेस ये था कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट था नहीं, अकेला पहला था, तो आपको वहाँ करना, फिर आपको वो ओपीडीज लेना, और फिर आप जानते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका भी चैलेंज अपना रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन लोगों का फेथ अभी माना एनएफएस के सर्वे में और कोविड की वजह से सरकारी सेटअप पे बहुत ज़्यादा लोगों का फेथ डेवलप हुआ है हेल्थ सेक्टर में, खास करके मैं कहूँ। उससे पहले हेल्थ सेक्टर के तो सरकारी तंत्र पर लोगों का इतना भरोसा नहीं था। तो इनिशियली तो मैं खुद की कहूँ तो अगर मेरे पास इको के लिए भी 1 या 2 पेशेंट्स इनिशियली आने थे, और फिर एक ऐसा वक्त आया जब मुझे लोगों को मजबूरन अपॉइंटमेंट देनी पड़ती थी, और लेकिन उनको सर्विसेज मिली तभी उनको दिया। और आप विश्वास करिए कि गवर्नमेंट सेटअप में जो हमने कार्डियक सेटअप बनाया था, आज उसी मॉडल की तर्ज पे, आज उसी अस्पताल में पीपीपी मोड पर उसी जो सेटअप हमने बनाया था, संभवतः सेम सेटअप के ऊपर जस्ट एक पीपी मोड का सेटअप चल रहा है। तो दैट मीन्स वो जो चीज़ 7 या 8 साल पहले आई, वो चैलेंज हमने 2008 या 2009 में ही पूरा कर दिया था। और सबसे अच्छी बात उस वक्त ये थी कि सेकंड ओपिनियन के लोग जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिखाने के बाद सेकंड ओपिनियन के लिए वो सरकारी अस्पताल में आने लगे थे, खास करके कार्डियोलॉजी के लिए। तो वो ना केवल मेरे लिए बल्कि सरकारी सेटअप पे भरोसे के लिए एक गर्व की बात थी कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करके वहाँ पर आते थे। चैलेंजेस इसके अलावा आप जानते हैं कि गवर्नमेंट सेटअप में एक फिक्स्ड प्रक्रिया है किसी भी चीज़ की, प्रोक्योरमेंट की हो या किसी भी फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स की हो, तो वो चैलेंजेस हमेशा बरकरार रहते हैं, क्योंकि एक मिनिमम जिसको कहना चाहिए फाइनेंस का लिमिटेशंस होती हैं, उसको आपको स्टेट को या हायर अथॉरिटीज़ को भेजना पड़ता है। लेकिन मैं इस मामले में हमेशा सौभाग्यशाली रहा, मुझे उस वक्त भी एस्टेब्लिश करने के लिए फ्री हैंड दिया गया, बल्कि पावर्स दी गई, और ऐसा ही कोविड काल के दौरान भी जो चैलेंजेस आए, मुझे काफ़ी हद तक अपने जो उच्च अधिकारियों का सहयोग मिला। मुझे नहीं मालूम कि मुझे शायद संभवतः हिंदी में वो शब्द याद नहीं आ रहा, पर इंग्लिश में तो मुझे वो शब्द याद आ रहा। हिंदी में उसको लाडला कहूँ तो मैं कह नहीं सकता वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, लेकिन इंग्लिश में मुझे हमेशा अपने अधिकारियों का ब्लू आइड बॉय कहा जाता रहा। लेकिन उसका कारण सिर्फ यही रहा कि सिर्फ कहने से नहीं, हमने कुछ करके या चैलेंजेस को पार किया या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स की या कोई नई चीज़ डेवलप करी, तभी ये चीज़ कही गई। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर बात करें तो एक तरफ आप गुरुग्राम को ले लीजिए और एक तरफ पूरे हरियाणा को अगर हम ले लें तो दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि चुनौतियाँ गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा है और आप गुरुग्राम में हैं, तो किस तरह की चुनौतियाँ गुरुग्राम में आई? गुरुग्राम बिल्कुल आपने ठीक कहा, पूरा हरियाणा एक तरफ और गुरुग्राम एक तरफ, और उसके अलावा भी उससे भी आगे अगर मैं बात कहूँ तो हम कंपैरिजन की बातें हम कहें तो चाहे हम दिल्ली के कंपैरिजन करना चाहें, पुणे कर सकते हैं, हैदराबाद कर सकते हैं, बेंगलोर से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि गुरुग्राम में आप एक छोटी सी चीज़ अगर शायद आप भी सहमत हो कि जो एयरपोर्ट है वो कहने के लिए दिल्ली में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली से दूरी उसकी कहीं ज़्यादा होगी। गुड़गांव से तो उसकी दूरी शायद 1 किलोमीटर भी नहीं है। अगर आप बात करें तो विदिन 3 किलोमीटर यू एंटर इन टू द गुड़गांव। और जितना एमएनसी और जो कुछ डेवलपमेंट गुड़गांव में हुई है, उसके बाद एक डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन रही है,
बाहर के लोग मैं कहूँ, हिंदुस्तान से आने वाले लोगों की मैं बात कहूँ, और ना केवल जोग्राफिकल की मैं बातें करूँ बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रेटा के हिसाब से देखो तो यहाँ अमीर से अमीर और गरीब से गरीब जिसको कहना चाहिए हमारे जो परिवार हैं वो रह रहे हैं, तो उनका दोनों का अपना चैलेंज है। यहाँ स्लम भी है, यहाँ मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा इस लेवल के शहर पे सबसे ज़्यादा 5 स्टार होटल्स भी यहीं पर हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, या एमएनसीज़ की मैं बात करूं, जो या बीपीओज़ की मैं बात करूं, वो अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि दोनों चीज़ें सामंजस्य बैठाना, खास करके वैक्सीनेशन या और चीज़ों में। जिसमें एक एग्जांपल के तौर में बात कहूँ, ऐसे लोग जो एमएनसी में या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड या इस लेवल के लोग हैं, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन चाहते हैं, सारा रिकॉर्ड, सारा डेटा, सब कुछ वो चाहते हैं। और वहीं जो हमारे ग्रामीण प्रदेश के लोग या स्लम में रहने वाले लोग, उनको हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ता, उनके पास इवन मोबाइल तक की सुविधा, स्मार्टफोन की मैं कहूँ, वो अवेलेबल नहीं, तो उनको हमें जिसको कहना चाहिए घर तक पहुँचाना हमें, या सर्विसेज उनको देनी पड़े। ये एक बहुत डाइवर्स किस्म की सिटी है, जिसकी वजह से चैलेंजेस गुड़गांव में ना केवल कोविड में बट किसी भी टाइम पर हेल्थ में हमेशा बढ़े रहे। मैं कोविड से हटके अगर एक बात करूं तो हमने इस पे काम करना शुरू किया। जैसे रूटीन इम्यूनाइजेशन की मैं बात करूं तो रूटीन इम्यूनाइजेशन में भी कभी, या इवन जैसे अभी पोलियो आने वाला, एक ऐसा वक्त था जब WHO ने पोलियो में ये कहा कि गुड़गांव में बहुत सारे इश्यूज हैं, पोलियो का एक पूरी वैक्सीनेशन नहीं हो पाती है, रूटीन इम्यूनाइजेशन में पिछड़ा हुआ रहता है। हमने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ बात करी, हमारे एमडी के साथ जो एमडी एनएचएम है प्रभजोत सर, उनसे हमने डिस्कस किया, और अल्टीमेटली हमने ये हासिल किया कि हमने 151 हॉस्पिटल डे 1 पर प्राइवेट हॉस्पिटल एक साथ जोड़े, और आज ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल हमने ऐसे जोड़े जो अपनी सारी वैक्सीनेशन जो कर रहे हैं उसको हमने गवर्नमेंट की तरफ से एक आईडी दी और वो उसमें अपलोड कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चों का रिकॉर्ड हम बना सकें। और पहली बार हमने फुल इम्यूनाइजेशन, एक FIC हम जिसको बोलते हैं, वो हमने हासिल की गुड़गांव में। और पोलियो वैक्सीनेशन में भी WHO ने तारीफ की कि गुड़गांव से सीखा जाए कि किस तरह से एक साल में, और ये सब कोविड होते हुए भी हमने किया हुआ। लेकिन वो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहे, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन संभवतः 2011 के सेंसस में सिर्फ 15 से 16 लाख के बीच में आकी गई। लेकिन अभी RGI ऑफ जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने पॉपुलेशन का जो अभी फिगर दिए हैं ऑलमोस्ट 26 लाख के दिए हैं। लेकिन संभवतः 2021 का सेंसस आएगा तो गुड़गांव की पॉपुलेशन हो सकता है 50 लाख के आसपास हो। तो आप कंपैरिजन अगर करें तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ और इतने डाइवर्स डेमोग्राफी और जोग्राफिकल स्टेटा के साथ चैलेंजेस हमेशा गुड़गांव के, हरियाणा के बराबर ऑलमोस्ट नहीं है। बिल्कुल, चुनौतियों का सामना तो मुझे लगता है कि लगातार जब से आप गुरुग्राम में आए तब से आप कर ही रहे हैं। सवाल मेरा एक और है, जिस तरह से अगर देखा जाए तो 25 सालों का पूरा करियर रहा, 25 सालों में बड़ी मेहनत के साथ आज यहाँ पहुँचे। कहते हैं कि जब हम किसी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो आपने किया भी। एक बड़ी चुनौती आपके सामने आई कोरोना काल में, क्योंकि अगर कोरोना काल की मैं बात करूं और सवाल आपसे करूं तो गुरुग्राम में लगातार केसेस जो थे वो कोरोना के वक्त में सबसे ज़्यादा है, लगातार केसेस बढ़ते रहे। सबसे पहले नंबर पे कोरोना ये गुड़गांव था और दूसरे नंबर पे आपका फरीदाबाद था। उस वक्त किस तरह से आपने इस स्थिति को संभाला? देखिए, अगर मैं बात करूं तो कोविड के दौरान जब कोविड का आगमन हुआ, पेंडेमिक की जब शुरुआत हुई तो मैं मेवात में नूह में था। और आपको अच्छे से याद होगा तबलीगी जमात वाला और वो जो भी इश्यूज हुए थे हरियाणा में और देश में, संभवतः सबसे ज़्यादा केसेस और पहले केसेस जो हैं वो मेवात में रिपोर्ट किए गए थे। और रातों रात मेवात में जो है 60+ केसेस एक या 2 रात में ही हमें डिक्लेयर करने पड़े थे। और उस वक्त पेंडेमिक में सिंगल केस की भी इम्पोर्टेंस आपको मालूम है कि किस तरह से किया जा रहा था। तो हमने वहाँ रातों रात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर हमने जो कंट्रोल हासिल किया, और एक ऐसा वक्त आया कि हमने मेवात को एक दिन ईद के दिन जिसको होना चाहिए था उस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में, और संभवतः उसके आसपास एक दिन पहले बल्कि हम उसको कोरोना मुक्त उस वक्त भी करवा पाए थे। और ये सब देखते हुए जब गुड़गांव में स्थिति आउट ऑफ जिसको कहना चाहिए कंट्रोल तो नहीं मैं कहूँगा, मतलब स्थिति जब बिगड़ी तो मुझे अचानक मैसेज मिला कि यू हैव बीन ट्रांसफर्ड, और शाम को ही मुझे रिलीव करके अगले दिन यहाँ ज्वाइन करना पड़ा। और यहाँ पहुँचे डेफिनेटली मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा केसेस थे और चैलेंजेस बहुत थे। कोई RT-PCR टेस्ट करने के लिए लैब नहीं एस्टेब्लिश थी, तो हमने सबसे पहले तो क्योंकि दिन में हमने
500-700 उस वक्त टेस्ट करते थे। सबसे पहले हमने RT-PCR 1, 2 फिर एक ऐसा वक्त आया 3 हमने RT-PCR सरकारी जिसको कहना चाहिए केंद्र पर लगाई। और जहां पहले 4-4, 5-5 दिन तक लोगों को RT-PCR की रिपोर्ट नहीं मिलती थी, हमने विदिन 12 आवर्स लोगों को 24 आवर्स रिपोर्ट देना शुरू किया। और आज अगर हम पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें, या वैसे मैं आपको एक रफ फिगर बताऊं, तो हमने ऑलमोस्ट गुड़गांव में 28 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए हैं कोविड के दौरान टोटल। और पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में इससे ज़्यादा टेस्ट किसी ने नहीं किए हैं जितने गुरुग्राम ने किए। और यही एक मात्र कारण था जिससे हम उस वक़्त फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में खास करके संक्रमण तोड़ पाए। ऐसा दिन भी हुआ कि जिस दिन हमने एक दिन में 25,000 से ज़्यादा कोविड टेस्ट किए और 10,000 से ज़्यादा कोविड टेस्ट तो हमने लगातार बहुत दिनों तक किए। और यही कारण रहा कि हम उस चेन का संक्रमण तोड़ पाए या लोगों को समय रहते बता पाए कि आपको कोविड है, आप अपने आप को क्वारंटाइन करें या फैमिली से अलग करें या बाकी आम लोगों से अपने आप को अलग रख सकें। इसके साथ साथ ही ना केवल ये था कि मैन पावर के इश्यूज़ थे, वो भी हमने ना केवल अपने सरकार के सहयोग से हमने मैन पावर को इस्तेमाल किया या बढ़ाई गई, हमने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैन पावर को भी अपने साथ इस्तेमाल किया और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया। और एक ऐसा वक्त आया जब WHO ने गुजरात जैसी स्टेट में जाके ये बात कही कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ या प्राइवेट सेटअप के साथ सरकारी तंत्र कैसे काम कर सकता है, वो गुरुग्राम ज़िले से सीखना चाहिए। और ये WHO की टीम ने जब यहाँ विजिट करी तो उन्होंने जो पाया ये उन्होंने कहा। आपका अवसर में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ लगातार यहाँ पर सिविल सर्जन वीरेंद्र जी बने हुए हैं, कई और सवालों के जवाब लेने हैं, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका अवसर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं, कई और सवालों के जवाब यहाँ पर हमें सिविल सर्जन वीरेंद्र जी से लेने हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि गुरुग्राम में कोरोना का समय था जब तमाम चुनौतियों का सामना आपने किया, एक और सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से जब कोरोना का पीक टाइम था उस वक्त गुरुग्राम में भी ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी देखी गई, बेड की काफी कमी देखी गई, जिसकी वजह से काफी हाहाकार गुरुग्राम में भी मचा। उस वक्त क्या किया, किस तरह से संभाला? देखिए, ऐसा वक्त सभी जगह आया क्योंकि सेकंड वेव में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, लेकिन हमने जैसे भी संभव हुआ डिस्पाइट बेड्स की शॉर्टेज के साथ हमने एक जो इंतजामात किए वो इस तरह से किए कि हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने साथ जोड़ा। और गुरुग्राम में अचानक हमने जहां 2,000-3,000 के करीब हमारे बेड थे, हमने उसको 6,000 में कन्वर्ट किया। सभी बेड्स को हमने ऑक्सीजन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जहां तक पॉसिबल हुआ। यदि प्राइवेट हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन नहीं थी तो हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहे सरकारी जिसको कहूँ तंत्र से हो वहाँ से उपलब्ध कराई, ऑक्सीजन सरकारी तंत्र से उपलब्ध कराई। और ऑक्सीजन को इस तरह से जिसको बनाया गया कि प्रोग्राम बनाया गया कि बारी बारी से सभी को ऑक्सीजन रैशनलाइज करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई, जिसमें सीनियर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर को और ADC लेवल के अधिकारी को, बल्कि बाद में उनसे भी सीनियर अधिकारी को इसके ऊपर साथ में हमने मिलकर सहयोग करके हमने इस तरह से इंश्योर कराने की कोशिश करी। और हमने एक पोर्टल बनाया जिसके ऊपर सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बेड की पोजीशन हर वक्त अवेलेबल रहती थी। लोगों को बार बार हमने सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचे, अखबार के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचे कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस जगह जाइए, ये पता करिए। हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दूसरे हॉस्पिटल का जहाँ नंबर ज़रूर डिस्प्ले किया ताकि अगर कोई सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो दूसरे हॉस्पिटल में फ़ोन करके अपनी बेड पोजीशन का पता कर सके। और इंश्योर ये किया कि सभी लोगों को ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो निर्धारित कर दी जाए कि इस हॉस्पिटल को इतनी मिलेगी, इस हॉस्पिटल को इतनी मिलेगी, ताकि किसी को एक को चूक में कम या ज़्यादा ऐसी कोई चूक ना हो पाए। इस पर हमने इंश्योर करने की कोशिश करी। और चैलेंजेस भी बहुत रहे। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि 5 से 6 दिन तो ऐसे थे जिस दिन संभवतः डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शायद 1 मिनट के लिए भी संभवतः जिसको कहना चाहिए सोना तो दूर की बात है, बैठ भी नहीं पाया, आराम भी नहीं कर पाया। ऑन एन एवरेज मैं बात करूं, मैं अपनी ही बात कर सकता हूं, मैंने उन 5 दिनों में 400 से सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन हमने बजाय पैनिक होने के उसको मैनेज करने की कोशिश करी। बिल्कुल डेफिनेटली वो 20 से 22 दिन चैलेंज भरे थे, लेकिन गुड़गांव की जनता ने भी बहुत हमारा सहयोग किया और हमने सभी
जो अपने सब डिविजनल हॉस्पिटल थे और इवन CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तक भी, वहाँ तक हमने बेड्स क्रिएट करे और जिसको कहना चाहिए न्यू हॉस्पिटल्स हमने क्रिएट करे इमीडिएटली बनाकर, चाहे वो वेदांता रहा हो जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बनाया, हीरो के ग्रुप के साथ हमने मिलके बनाया, लेकिन वो उन 5-6 दिनों के क्राइसिस के बाद संभवतः हमें इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ी और सिर्फ 3 या 4 या 5 दिन मैक्सिमम मैं कहूँ जब हमें ऑक्सीजन को या बेड्स को लेकर कुछ जो हैं इश्यूज क्रिएट हुए, अदरवाइज वी कुड हैव हैंडल दैट इजीली एट दैट टाइम। और यही एक कारण है, मैं इसको दावे को इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ और साबित कर सकता हूँ, डिस्पाइट आज 2,78,000 केस जिसको कहना चाहिए गुड़गांव में आने के बाद भी डेथ सिर्फ 1,000 के आसपास हुई हैं। और अगर फैटेलिटी की रेशो की हम बात करें तो हिंदुस्तान में या भारतवर्ष में, इंडिया में गुड़गांव की इतने केसेस के बाद फैटेलिटी सबसे कम है। तो इसका मतलब हम लोगों को उस वक्त ना केवल बेड्स और ऑक्सीजन दे पाए बल्कि अन्य सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा पाए। बिल्कुल, और यही कारण है शायद जिसके लिए आपको प्रधानमंत्री की ओर से भी काफी अप्रिशिएट किया गया कि नहीं, काफी बेहतर काम आप लोगों की ओर से किया गया है। सवाल एक और है मेरा आपसे, जिस तरह से आपने बताया कि सफर तो आपका रहा, साथ ही साथ काफी चुनौतियों का सामना भी किया। वीरेंद्र जी, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि फैमिली को किस तरह से वक्त दिया जाए, क्योंकि जितना बिजी स्केड्यूल आपका है इस वक्त आप फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? बिल्कुल, पहले जो आपने बात कही माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर उस वाली बात पर मैं आऊँ तो हमने इसके साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन उसके बाद जब आई तो उसमें हमने बहुत सारे इनोवेटिव्स और चीज़ें ऐसी की जो संभवतः उसके बाद पूरे भारतवर्ष में लागू की गई। जैसे एक आपको बताऊं मैं, शॉपिंग मॉल्स में ड्राइव थ्रू के थ्रू वैक्सीनेशन करना, मुझे नहीं मालूम कि गुड़गांव से ज़्यादा कहीं सक्सेसफुल ऐसा रहा हो। तो थर्ड जेंडर की हम बात करूं, मेंटली डिसेबल की बात करूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं यहाँ पर हमने शुरुआत बहुत सारी चीज़ों की और अगले दिन बहुत सारे नहीं तो विद इन फ्यू डेज वो पूरे भारतवर्ष में या हरियाणा में अन्य जगह पर वो लागू की गई। और यही एकमात्र कारण है कि आज गुड़गांव में फर्स्ट और सेकंड डोज सबसे ज़्यादा लगी हैं, 150% फर्स्ट डोज और 130% के करीब ऑलमोस्ट सेकंड डोज, क्योंकि दिल्ली या आसपास के एरिया से भी लोग गुड़गांव वैक्सीनेशन के लिए लगवाने, इस तरह से हमने वैक्सीनेशन का इंतजाम किया। और इवन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ना केवल कोविड मैनेजमेंट बल्कि वैक्सीनेशन के काम में ना केवल मुझे बल्कि हमारे जिला उपायुक्त को भी सराहा था। अब बात करता हूँ फैमिली चैलेंज की। फैमिली का बिल्कुल चैलेंज रहा है। मैं फादर और मदर और मेरी वाइफ जो है वो फरीदाबाद रहते हैं, वाइफ भी मेरे समकक्ष अधिकारी हैं, वो फरीदाबाद में सिविल हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं। संभवतः उनके लिए भी उतना ही टफ था। और बेटा जो है वो अभी तैयारी कर रहा है इंजीनियरिंग की, तो वो तो उसको भी वक्त नहीं दे पाए। 12th के जो मेन जो टाइम पीरियड था सारा, तो ना मैं दे पाया ना वाइफ उसको वक्त टाइम दे पाई। तो संभवतः इस बार वो तैयारी करेगा तो वो तो रिजल्ट ही बताएगा। मैं इवन घर पर भी जाना मुश्किल हो पाता है। सिर्फ इतवार के दिन अभी तो क्योंकि थोड़ा कोविड कम हुआ प्रकोप तो जा पाता हूँ। अदरवाइज मैं बड़ी ऑनेस्टली मैं बताऊँ कि 2-2, 3-3 महीने कोविड के टाइम तो कभी भी इवन यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर होने के बावजूद भी फरीदाबाद मैं नहीं जा पाता हूँ। अब किसी दिन जिसको कहना चाहिए वक्त मिलता है तब भी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इतवार के अलावा बाकी दिनों अन्य सरकारी कामों में और उसमें जो है तैयारियों में वक्त लगता ही लगता है। और एक बार फिर आप देख रहे हैं कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये चैलेंज हमेशा बरकरार रहता है। मैं अपने पेरेंट्स का जो पेरेंटल हाउस है उन्हीं के साथ रहता हूँ और उनकी भी जो है इच्छा रहती है, लेकिन फादर मेरे हमेशा ये कहते हैं कि यहाँ मैं देख लूँगा, आप वहाँ देखो। तो कर रहा हूँ कोशिश, जितना मैनेज हो पाएगा और आने वाले दिनों में संभव तो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और है मेरा आपसे। जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल सभी लोग देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में मेरा खुद मानना है और शायद आपका भी यही मानना होगा कि कहीं ना कहीं अभी लोगों को अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार अपना काम कर रहे हैं, मीडिया लोगों को जागरूक करके लगातार अपना काम कर रही है, लेकिन अभी भी लोगों को बेहद अवेयर होने की ज़रूरत है। यहाँ आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखूँगा और मैं यहाँ बिल्कुल एक बात कहना चाहूँगा। फैमिली
और अधिकारियों की, अपने साथियों की या सीनियर अधिकारियों की मैंने बात की, हमारे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और ACS सर की मैंने बात करी, उन और MD सर की, इन सब का सहयोग तो रहा ही रहा। मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो है मीडिया ने जो हमारे को पोर्ट्रेट किया, जिस तरह से काम किया, जिस तरह से सावधानी की बात करी और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की और गुरुग्राम की और स्वयं की हमारी तारीफ़ की, वो तारीफ़ मैं कहूँगा कि उससे ज़्यादा मीडिया तारीफ़ के काबिल है। और अभी भी आप लोग लगातार जागरूकता में लगे हुए हैं। देखिए, हम जो कोशिश कर सकते हैं, आप और हम, यानी जिसको हमें कहना चाहिए, या तो हम लोगों को टेस्ट कर सकते हैं, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं, और संभवतः आप सबको मालूम है कि इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। वैक्सीनेशन एकमात्र उपाय है। वैक्सीनेशन हम सब लोगों को दे रहे हैं। अब आ गया सवाल आगे जागरूकता का, जो आप और हम कर रहे हैं लगातार, और आप लोगों की कोशिश भी लगातार चल रही। यदि आम जन इस बात को नहीं समझेंगे कि कोविड आपके साथ अभी रहने वाला है, जिस तरह से अन्य इस इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड की तरह कोविड कुछ टाइम के लिए आपके पास रहेगा। पेंडेमिक की एक डेफिनेट लाइफ होती है 3 साल के आसपास, तो तब तक तो आप वैसे ही मान के चलिए, उसके बाद धीरे धीरे फेज आउट होता है। तो अभी लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पेंडेमिक ने या कोविड ने हमें वैसे भी सिखाया, स्वच्छता रखना सिखाया, एक सोशल डिस्टेंसिंग वैसे होनी चाहिए, वरना हम लोग सॉरी टू से कि जितनी भीड़ भाड़ और एक दूसरे के साथ इस तरह से रहना, वो भी एक न केवल कोविड बल्कि अन्य इन्फेक्शन और डिजीज़ भी करता है। स्वच्छता से न केवल कोविड बचेगा, अन्य चीज़ें भी बचेंगी, डायरिया या ट्यूबरकुलोसिस, ऐसी चीज़ों से भी निजात मिलता है हमें। लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भीड़ भाड़ में और सोशल डिस्टेंसिंग एक एटिकेट्स जिसको कहते हैं ना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बजाय मैं उसको ये कहूँ कि हम इसको एक सोशल बिहेवियर में ही अपना लें, तो संभवतः हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और इसमें आपका और हमारा सहयोग लगातार बना रहे तभी। लेकिन आमजन अगर सहयोग नहीं देंगे तो हमें इसमें विजय प्राप्त करने में और देर लगेगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव जी यहाँ पर मौजूद थे। वीरेंद्र यादव जी का भी यही कहना है कि कोरोना अभी गया नहीं है, अभी आप लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, सावधानियां बरतने की जरूरत है। जब आप सतर्कता बरतेंगे, सावधानियां बरतेंगे, तभी आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को कोरोना से बचा पाएंगे। तो आपका अफसर में हमने आपकी मुलाकात करवाई है सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव जी से। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी बड़े अधिकारी के साथ, और साथ ही साथ हम बात करेंगे उनके जीवन से जुड़ी हुई। इसी के साथ आपका अफसर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।